Assalamu alaikum, dear audience. Today I'm going to tell you the different kinds of verbs. There are many kinds of or types of verbs, and in this video I will share with you only 20 major kinds or types of verbs. So without wasting time, let's start. फेल की कई हालतें होती हैं और कई इकसाम होती हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में फेल को वर्ब कहते हैं और वर्ब की बहुत सी टाइप्स होती हैं। वर्ब की फॉर्म्स भी होती हैं, लेकिन हम टाइप्स या काइंड्स को डिस्कस करेंगे और जो मेजर हो सकती हैं वो 20 हैं फेल की टाइप्स या वर्ब की टाइप्स। उनकी हम डेफिनेशंस भी देखेंगे और उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे और उनको सेंटेंस में यूज़ भी करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ मेन वर्ब। मेन वर्ब एक्सप्रेसेस द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। मेन वर्ब वो होता है जो सेंटेंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो सेंटेंस की हालत और उसकी पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल रन, थिंक, ईट, बिलीव, ये मेन वर्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल आई ईट एन एप्पल, आई रन इन द मॉर्निंग, आई थिंक यू आर राइट। तो ये जो आप जो भी सेंटेंस आमतौर पर देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी होती है या फेल लिखा होता है, वर्ब लिखा होता है, वो अमूमन वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब होता है। इन्हीं के ही 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस इन्हीं के ही अमूमन बनते हैं। ये तो पहली टाइप होगी। उसके बाद है सेकंड टाइप, एक्सिलरी वर्ब या फिर इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ये वोकैबुलरी वर्ब भी कह सकते हैं, यानी मेन वर्ब। उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब हैं उनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल मीनिंग। एडिशनल मीनिंग देते हैं वर्ब के साथ। एडिशनल मीनिंग इट कैन बी अबाउट टाइम, इट कैन बी अबाउट स्टेट, इट कैन बी अबाउट प्लेस। तो ये वो हैं जो वक़्त का तयन करते हैं और ज़माना बताते हैं। ये वो वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल इज एम आर, ये एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा था आई रन, आई थिंक, आई ईट, लेकिन उनमें कोई वक़्त का तयन नहीं हो रहा। लेकिन अगर कह दिया जाए आई रन इन द मॉर्निंग या आई एम रनिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो ये जो आई एम जो लग गया है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। आगे एक्सिलरी वर्ब्स की दो टाइप्स हैं। एक तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये जो इज एम आर, वाज वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड, ये डज, ये सारे प्राइमरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं। और दूसरे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं जिनमें कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, इस तरह की चीज़ें, ये वाले जो अल्फाज होते हैं ये भी फेल के साथ या वर्ब के साथ लग के उनकी स्टेट को ही एक्सप्लेन करते हैं। बट दीज आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये भी इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब हैं ये भी, लेकिन इनको मॉडल वर्ब्स कह देते हैं। उसके बाद तीसरी किस्म है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब that requires a direct object to complete their meaning. ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए साथ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। सेंटेंस के अंदर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं और ऐसा वर्ब यूज़ करते हैं जिसके लिए आगे ऑब्जेक्ट मस्ट है, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वैसे भी ट्रांसपोर्ट से है या ट्रांजिशन से है, एक चीज़ का या एक असर, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो उसको हम ट्रांजिटिव कह देते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होगा जिसका असर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाए। फॉर एग्जाम्पल शी किक्ड, उसने टांग मारी। अब आगे ऑब्जेक्ट जरूरी है, उसने टांग मारी, किसको मारी, क्यों मारी, ये कोई चीज़ आगे एक्सप्लेन करना जरूरी है। शी किक्ड द बेल, उसने बेल को किक मारी, टांग मारी। आई ईट एन एप्पल, ठीक है, मैंने सेब खाया या मैं सेब खाता हूँ। तो ईट जो है इसके आगे देखें उसका असर एप्पल की तरफ जा रहा है, तो एप्पल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ईट जो है इसमें वैसे तो एक्चुअली ये मेन वर्ब भी है, लेकिन उसका यूज जो है यहाँ पर एज अ ट्रांजिटिव वर्ब हो रहा है, तो इसको ट्रांजिटिव वर्ब भी कह देंगे। उसके बाद इन ट्रांजिटिव वर्ब है फोर्थ टाइप ऑफ वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं दैट डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस के अंदर अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना लगा हुआ हो या ना लगाने की जरूरत हो तो दैट इज कॉल्ड इन ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ही लाफ्ड द सन राइजेज, ठीक है, वो हंसा, सूरज मशरक से निकला। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि राइजेस या लाफ्ट के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी और सेंटेंस अपना मीनिंग पूरा दे रहा है। तो जो वर्ब है उसका इम्पैक्ट सब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं गया, तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कह देंगे। आगे फिफ्थ टाइप ऑफ वर्ब, लिंकिंग वर्ब। इसको कपलर वर्ब भी कह देते हैं। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अ डिस्क्रिप्शन और आइडेंटिफायर। ये वो होते हैं जो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से या सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से मिलाते हैं। देखिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनमें फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें कोई काम होता है। एक वो होते हैं जो इंट्रोडक्टरी टाइप सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई बाकायदा वर्ब नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के आगे एक कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को मिलाने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं उनको हम लिंकिंग वर्ब्स भी कह देते हैं। ये वही होते हैं इज एम आर, वाज वर वगैरह वगैरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ स्टूडेंट,
तो आई जो है वो सब्जेक्ट है और मुस्लिम या स्टूडेंट जो है ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों को जो मिला रहा है वो एम है, तो एम लिंकिंग वर्ब है। आई एम रनिंग, यहाँ पर जो पीछे हमने पढ़ा है, जब आई एम रनिंग होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब यूज होगा तो इसको हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। देखें चीज़ एक ही है लेकिन उसके इस्तेमाल के अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स बन गई। उसके बाद एक्शन वर्ब्स हैं। एक्शन वर्ब्स दैट डिस्क्राइब फिजिकल और मेंटल एक्शन। एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जो किसी काम को जाहिर करते हैं, जो कोई इंसान करता है खास तौर पर, जैसे रन है, जंप है, थिंक है, डिसाइड है, ठीक है, ही रन्स, ही थिंक्स, ही डिसाइड्स वगैरह वगैरह। उसके बाद है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स दैट डिस्क्राइब अ स्टेट और कंडीशन नॉट एन एक्शन। ये भी इंसानों के लिए ही होते हैं अमूमन, लेकिन इनमें इंसानों का एक्शन नहीं होता बल्कि इंसानों की हालत होती है। इंसानों के अलावा किसी और चीज़ की भी हालत हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये काम की बजाय हालत को जाहिर करते हैं, किसी सिचुएशन को जाहिर करते हैं, काम नहीं होता इनमें। जैसे नो, बिलीव, बिलोंग, ओन, सीम, आई नो यू, ठीक है, आई नो यू, आई बिलीव इन यू फॉर एग्जाम्पल, इस तरह कह दें, शी बिलोंग्स टू हर, तो इस तरह करके। उसके बाद है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब आपने जब वर्ब की फॉर्म्स याद कर रहे होते थे मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में तो आपने पढ़ा भी होता है। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पर खत्म होती है या कम से कम एक जैसी होती है। वर्ब्स दैट फॉलो अ रेगुलर पैटर्न व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, यानी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं और तो दोनों एक जैसी शक्ल इख्तियार कर लें तो हम उनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर नीचे मिसाल उन्होंने दी हुई है कि हम ईडी ऐड कर देते हैं लास्ट पर। जैसे प्ले है तो प्लेड सेकंड फॉर्म और प्लेड थर्ड फॉर्म, शी प्लेड, शी हैज़ प्लेड, ठीक है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही ईडी लगाकर बन गए हैं, ठीक है। यानी ईडी पर अमूमन स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है कि जो ईडी पर फॉर्म खत्म होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी वर्ब्स हो सकते हैं जो किसी और लफ्ज़ पर ख़त्म होते हैं और उनकी सेकंड और थर्ड सेम होती है, तो वो भी रेगुलर वर्ब्स ही कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब्स हैं verbs that do not follow a regular pattern for their past tense और past participle। इसका मतलब यह है कि जो past कहते हैं past indefinite और past participle कहते हैं past perfect, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो irregular verbs वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल गो है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, तो ये इरेगुलर हो गया। ईट, एट, इटन, ये भी इरेगुलर हो गया। सी, सा, सीन, ये भी इरेगुलर हो गया। आई सी, आई सा यू, आई हैव इटन फूड, तो ये पता चल रहा है कि ये इरेगुलर हो गए हैं, यानी इनकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड या थर्ड फॉर्म में जाकर टूट जाती है। हम सिंपल कॉन्सेप्ट में ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म में जाकर बाकी ना रह सके और टूट जाए, चाहे उसके साथ एडिशन हो या ना हो, अगर वो टूट जाए वो फॉर्म, जो लफ्ज़ हैं, एक दो लफ्ज़ या तीन हरफ लेटर्स जो हैं, अगर वो बिखर जाए तो वो इरेगुलर बन जाती है। अगर वो सेम रहे तो वो रेगुलर। जैसे देखें ये प्ले है, प्ले से प्लेड बना है, प्ले तो बाकी है ना, उसके साथ ईडी लग गया ना एंड पर। वर्क लफ्ज़ बाकी है, वर्क के साथ एंड पर ईडी लग गया है, लेकिन वर्क तो अपनी असल हालत में मौजूद है। लेकिन इनमें देखें गो और आगे क्या बन गया, वेंट, शक्ल उसकी चेंज हो गई। ईट, उसकी आगे शक्ल चेंज होगी, एट हो गया, स्पेलिंग देखें आगे पीछे हो गए, उलट पुलट हो गए। सी, सा, चेंज हो गया, उलट पुलट हो गया। तो रेगुलर इरेगुलर का शॉर्ट फार्मूला क्या है, कॉमन क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर फर्स्ट फॉर्म अपनी असल हालत में बरकरार ना रहे तो वो इरेगुलर है, अगर बरकरार रहे तो रेगुलर है। उसके बाद 10वीं फॉर्म है टाइप ऑफ वर्ब है फ्रेजल वर्ब्स। Verbs that consist of a main verb combined with a particle, preposition और adverb to create a new meaning। Phrasal verbs वो होते हैं जिनके साथ कोई preposition या adverb लग के वो meaning देते हों। आपने phrasal verbs मैट्रिक में भी पढ़े थे और इंटरमीडिएट में भी पढ़े थे। अमूमन इनके मीनिंग कुछ और बन जाते हैं, फिर न्यू मीनिंग दे देते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। एक तो वर्ब के साथ कोई ना कोई preposition और adverb लगेगा और दूसरा ये है कि ये न्यू मीनिंग देना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल गिव का मतलब होता है देना, लेकिन उसके साथ जब अप लगाएंगे गिव अप तो इसका मतलब होगा छोड़ना, इनकार करना या सरेंडर कर देना, हार मान लेना। लुक का मतलब होता है देखना, लुक आफ्टर का मतलब क्या होगा, देखभाल करना, मीनिंग चेंज हो गया। टेक ऑफ, रन आउट, तो रन का मतलब दौड़ना है, रन आउट का मतलब कमी हो जाना, आउट हो जाना वगैरह वगैरह। तो दोनों में फ़र्क हो रहा है। सिंपल वर्ब का मीनिंग अलग है और जब उसके साथ प्रेपोजिशन या पार्टिकल कोई लगा दिया जाए या उसके साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगा दिया जाए तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। उसके बाद 11वीं टाइप ऑफ वर्ब है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को हम एक्सिलरी वर्ब्स की लिस्ट में पढ़ चुके हैं पहले भी। मॉडल वर्ब्स अ टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब, पहले तो ये समझ लें ये एक्सिलरी वर्ब की टाइप है, यानी एक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जो मेन वर्ब के साथ लगकर कोई मीनिंग देते हैं, टाइम का एलिमेंट पैदा करते हैं या कोई पोजीशन बताते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन, यानी ये वो अल्फाज होते हैं जो मेन वर्ब के साथ लगकर पॉसिबिलिटी के एलिमेंट पैदा कर देते हैं,
परमिशन इजाज़त के, एबिलिटी सलाहियत के और ऑब्लिगेशन फ़र्ज़ होने के मीनिंग पैदा कर देते हैं। देखिए सिंपल तो है ना कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ, तो अगर कह दीजिए आई मस्ट रन, मैं ज़रूर दौड़ता हूँ, तो ये जो ज़रूर दौड़ना उर्दू में आपने कहा, इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ मिल चाहिए मस्ट। तो मस्ट जो है उसको हम एक्सिलरी वर्ब, और एक्सिलरी वर्ब में भी हम मॉडल वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर ऑब्लिगेशन यानी फ़र्ज़ का एलिमेंट पैदा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल मॉडल वर्ब्स की क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, ये सारे एक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनके ऊपर मेरा एक लेक्चर अलग से भी पड़ा हुआ है मॉडल वर्ब्स के ऊपर, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइनाइट वर्ब्स हैं। Finite verbs that are limited by the subject, tense and number, forming the main part of a sentence. ये वो verb होते हैं जिनका असर सब्जेक्ट तक होता है और सब्जेक्ट का टेंस और नंबर बताते हैं, और ये मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। देखें, एक सेंटेंस के अंदर और भी वर्ब्स हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब अमूमन एक ही होता है जो सेंटेंस का नंबर और उसका टेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग, ही रन्स। ठीक है, ही रन्स टू सी मी। ठीक है, ही रन्स टू सी मी। अब रन्स भी एक वर्ब है और सी जो है ये भी एक वर्ब है, लेकिन जो रन्स है ये मेन वर्ब है जो इस जो जुमला है इसका सेंटेंस, इसका टेंस बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और आगे सी मी, सी देखें, सी कौन सा है कोई पता नहीं चल रहा कौन सा टेंस है, हालांकि टू लगा हुआ है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि जो मेन सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होता है, जो टेंस या नंबर बता रहा होता है, टोटली उसका मीनिंग दे रहा होता है, वो इनफाइनाइट वर्ब होता है। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब होता है verbs that are not limited by subject, tense और number। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी, he runs to see me, जो see है ये फाइनाइट नहीं है क्योंकि ये टेंस नंबर वगैरह कुछ नहीं बता रहा। तो इसकी भी 3-4 टाइप्स हैं। पहला जो है इन्फिनिटिव्स हैं, जो मैंने अभी बताया था, टू सी, टू ईट, टू रन। मिसाल के तौर पर, आई गो देयर टू ईट फूड, मैं वहाँ जाता हूँ खाना खाने के लिए। टू ईट जो है इसका कोई टेंस, कोई नंबर वगैरह नहीं है। ठीक है, ये टू लगाकर फर्स्ट फॉर्म ही लगा दी गई है, तो इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल है रनिंग, ईटिंग। पास्ट पार्टिसिपल रन, इटन, ये थर्ड फॉर्म है। जेरेंट्स, ये रनिंग, ईटिंग। ये वर्ब को एज अ नाउन जब यूज़ कर देते हैं तब उसको हम जेरेंट कह देते हैं। ये मेरा एक लेक्चर पूरा इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, जेरेंट और इन्फिनिटिव वगैरह क्या होता है, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स के तौर पर मैंने इनको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पर ही। उसके बाद डायनामिक वर्ब क्या होता है? Dynamic verbs that describe action that can be seen or measured, similar to action verbs। ये वो verbs होते हैं, words होते हैं जिनके अंदर ऐसा काम हो जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम measure कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम feel कर सकते हैं, observe कर सकते हैं। For example, run, jump, write, sing। I sing a song, I sing a poem, I write a letter। तो ये जो भी काम है, write है या sing है, इनको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये डायनामिक वर्ब है। उसके बाद causative verb है। एक वर्ब तो वो है ना जिसमें आप काम कर रहे हैं, यू आर परफॉर्मिंग एन एक्शन, लेकिन एक वो वर्ब हो सकता है जिसमें आपसे काम करवाया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वर्ब्स दैट इंडिकेट दैट अ पर्सन causes another person to do something। एक इंसान दूसरे से कोई काम करवाए तो उसको हम causative verb यूज करेंगे। एक है मैं लेटर लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, तो एक दूसरा है आई मेक हिम राइट अ लेटर, मैं उससे खत लिखवाता हूँ। ठीक है, आई मेक हिम राइट अ लेटर। ये जो लफ्ज मेक आया है इसको हम causative कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो राइट वाला एक्शन है, परफॉर्मेंस है, उससे मैं करवा रहा हूँ। हालांकि राइट एक वर्ब है खुद से, लेकिन उसको करवाने के लिए मैंने एक लफ्ज बोला है मेक, आई मेक हिम राइट अ लेटर, तो इसको हम क्या कह देंगे? causative verb। मिसालें नीचे दी हुई हैं, मेक है, लेट है, हैव है, गेट है, तो ये सारे उसके causative verbs हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, वर्ब्स दैट रिक्वायर अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने पढ़ा हुआ है, जिन प्रोनाउंस के साथ सेल्फ लगा होता है उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, एटसेट्रा, टू इंडिकेट दैट द एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट ऑन इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव वर्ब वो होते हैं जो ये जाहिर करें कि काम जो सब्जेक्ट है उसी ने ही किया है। ठीक है, आई राइट माई सेल्फ दिस लेटर, मैंने ही ये खत लिखा है, उसने ही ये काम किया। ये जो उर्दू में हम ही कह देते हैं ना, असलम ने ही खत लिखा है, तो ये जो ही का लफ्ज़ पैदा करने के लिए हम वर्ब के साथ लगा देते हैं, खत लिखना के साथ ही लगाया, तो इंग्लिश में इसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं उसके अंदर, ये ही का मतलब पैदा करने के लिए। तो जिस वर्ब के साथ वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगी होगी उसको हम क्या कह देंगे? रिफ्लेक्सिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने ही खुद को जख्मी किया है। शी टॉट हरसेल्फ, उसने ही खुद को पढ़ाया है। उसके बाद इम्पर्सनल वर्ब्स हैं, वर्ब्स दैट डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट। ये इम्पर्सनल, पर्सनल तो होता है ना कि पता चलेगा ये मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, कौन है, जानवर है, इंसान है। एक इम्पर्सनल है जिनके कोई आइडेंटिटी नहीं होती, पता ही नहीं है कि ये किसके लिए है, तो वो वर्ब्स जो होते हैं उनको हम इम्पर्सनल वर्ब्स कहते हैं। और अमूमन ये इट से स्टार्ट होते हैं या इट के बारे में होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं,
फॉर एग्जाम्पल इट रेन्स, इट सीम्स, इट गोज। अब पता नहीं चल रहा कि ये इट गोज, इट ईट्स, इट क्राइज ये क्या है, ठीक है, बच्चा है, जानवर है, छोटा जानवर है, कोई परिंदा है, क्या है, ठीक है, इम्पर्सनल है। तो इट अमूमन जो इट के साथ वर्ब लगे होते हैं उनको हम इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। वैसे इनको डिक्शनरी में या अलग देखें तो इनके और भी कई नाम बन जाएंगे। फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ाते हुए मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक ही वर्ब अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग उसकी मुख्तलिफ काइंड्स बनती जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा। उसमें जो डायरेक्ट स्पीच जब हम कर रहे होते थे, शी सेज आगे इन्वर्टेड कॉमास लगे होते थे, आई एम ओके, ठीक है, दो पार्ट होते थे। जो शी सेज है ये रिपोर्टिंग है और आई एम ओके ये रिपोर्टेड पार्ट होता था। तो ये जो रिपोर्टिंग है यानी शुरू में जो बंदा बता रहा है या बोल रहा है या कह रहा है, शी सेज, ये जो जुमला का पार्ट था, ये जो पार्ट था रिपोर्टिंग पार्ट, इसके अंदर जो वर्ब लगा होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वो सेज भी हो सकता है, टेल्स भी हो सकता है, डिस्क्राइब्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स यूज्ड टू रिपोर्ट व्हाट समवन हैज सेड और डिड, या किसी ने कुछ कहा है या someone has said और someone has done, किसी ने कुछ किया या कुछ कहा है। तो वो जो रिपोर्टिंग करने वाला जो एलिमेंट है, सेंटेंस का पार्ट है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल से, टेल, आस्क, रिप्लाई, एडमिट। रिपोर्ट पार्ट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का आपको इंट्रोडक्शन हो फिर आप जो है ये आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद परसेप्शन वर्ब्स, वर्ब्स रिलेटेड टू द सेंसेस और परसेप्शन। ये वो वर्ब्स होते हैं जो 5 सेंसेस या परसेप्शन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल। आपको पता है 5 सेंसेस हैं हमारी, हम जुबान से चखते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथ से टच करते हैं। तो इनके लिए, इन 5 सेंसेस के लिए या परसेप्शन जो 6 सेंस होती है, छठी हिस्स होती है, उनके लिए जो हम वर्ब्स यूज करते हैं उनको हम परसेप्शन वर्ब्स कह देते हैं। उसके बाद पार्टिसिपल्स हैं, participle forms of verbs या types of verbs that are used in compound tenses, adjectives और passive voice। ये वो form of verbs होते हैं, types of verbs होते हैं जो मजमूए के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई चीज़ एडिशन लगाकर फिर यूज़ की जाती है। इनकी मिसाल प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, देखें वॉकिंग, उसके साथ ing लगा हुआ है, और लेकिन इसके साथ कोई और भी वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर कंपाउंड के तौर पर ये यूज होंगे। वैसे नहीं आप कह सकते आई वॉकिंग, आई टॉकिंग, नहीं, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, शी इज टॉकिंग, शी इज वॉकिंग। ये इज वॉकिंग, इज टॉकिंग, ये जो कंपाउंड बन गया है इसको हम पार्टिसिपल कह देंगे, कंपाउंड के तौर पर जो यूज होगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, वॉक्ड, टॉक्ड, ठीक है, इनके साथ ईडी लग गया है। अच्छा, इसके बाद ये 20 काइंड्स ऑफ वर्ब्स हैं। अगर इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। गूगल से भी देखा जा सकता है, और फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। बहुत शुक्रिया। ऑल ऑफ यू नो दैट a verb is a word which tells the action done by subject. Okay, so verb का मतलब होता है कोई action बताने वाले words. Action telling words are called verbs. So in this video I am going to share the forms and types of verbs. So let's get started. So first of all, forms. There are 4 forms of verbs. फेल की कई forms हैं basically. According to modern grammarians there are more than 3 forms, but basically और conventionally you people know that there are only 3 forms. पहले तो यही पता है कि जी फर्स्ट फॉर्म होती है eat. Okay, इसको indefinite form भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ईट या ईट्स लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन द अदर फॉर्म ईट्स, जिसके साथ हम एस या एस लगा देते हैं, उसको उन्होंने 4th या 5th फॉर्म अलग से कंसीडर किया है और उसको इंडेफिनेट फॉर्म कहते हैं। बट हेयर वी डिक्लेयर दैट ओनली वन, यहाँ पर हम उसको जस्ट एक ही कंसीडर करेंगे, ईट हो या ईट्स हो। सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट सिंपल भी कहते हैं, और ईट की सेकंड फॉर्म एट है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, इसी तरह रन की सेकंड फॉर्म रन है। थर्ड फॉर्म आती है जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, या परफेक्ट या पैसिव वॉइस भी कहते हैं, पैसिव फॉर्म भी कहते हैं। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? यू पीपल आर लिसनिंग दिस वर्ड फर्स्ट टाइम आई थिंक, बट इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगा दें तो उसको हम फोर्थ फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म या परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं। जैसे ईट से ईटिंग, रन से रनिंग, लिसन से लिसनिंग। सो दीज आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, टाइप्स अकॉर्डिंग टू वॉइस। फेल की टाइप्स जो हैं वॉइस के अकॉर्डिंग 2 हैं। अगर तो एक्शन यानी काम उसका लिंक सब्जेक्ट के साथ हो तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट हो। एक्शन इज डन बाय अ सब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो इट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ये फॉर्म कौन सी है, फेल की टाइप कौन सी है, एक्टिव। वर्ब इज़ लिंक्ड टू ऑब्जेक्ट, अगर जो फेल है वो ऑब्जेक्ट की तरफ लिंक हो जाए, रेफर हो जाए, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। नाउ सब्जेक्ट इज़ पैसिव, और इस फेल को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय हिम, अब वर्ब जो है उसके साथ एप्पल जुड़ गया है, पहले सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था, अब डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑब्जेक्ट हमने शुरू में लिया है। एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव क्या रूल्स होते हैं वो मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा। बट टाइप्स ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू शेप्स ऑफ फॉर्म्स, शेप्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दो हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर वो होती हैं जिनमें रूट्स डोंट चेंज, जो बेसिक स्पेलिंग हैं, बेसिक स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म के हैं, अगर वो सेकंड थर्ड फॉर्म में चेंज ना हो तो उसको हम रेगुलर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल रीच है, रीच से रीच्ड, रीच्ड। अब देखें REACH सेम है तीनों में, तो इट मीन्स के दिस इज़ रेगुलर वर्ब। और इसी तरह और भी एग्जांपल है, पुट पुट पुट, सेम है, रूट वर्ड्स रूट स्पेलिंग सब में सेम है, तो इसका मतलब पुट भी एक रेगुलर वर्ब है, रेगुलर फॉर्म है। देन इरेगुलर फॉर्म वो होती हैं जिनमें रूट्स चेंज हो जाएं, यानी बेसिक जो स्पेलिंग है ना फर्स्ट फॉर्म के वो चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन, देखा गो से वेंट बन गया, और से गॉन, तीनों में गो GO सेम नहीं रहा, थर्ड में जाके है वैसे गो GO, लेकिन सेकंड में देखे चेंज हो गया, दैट्स वाई गो इज एन इरेगुलर वर्ब फॉर्म। देन टाइप्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फेल की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी टाइप्स हैं, अगर फेल के लिए किसी मफूल की ज़रूरत पड़े तो कौन सी फॉर्म होगी, और अगर फेल की ज़रूरत ना पड़े तो कौन सी फॉर्म होगी। सो लेट्स लर्न ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव से समझ आ रहा है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ मुंतकिल होना। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ दैट विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, वो वर्ब जिसको लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो सेंटेंस में, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल सी, बीट, I see you, मैं आपको देखता हूँ, शी बीट्स हर ब्रदर, वो अपने भाई को मारती है। तो इन दोज वर्ब्स वी नीड ऑब्जेक्ट, ओके, हमें इन कामों के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। बट ऑन द अदर साइड, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, बट ऑन द अदर साइड इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं विच डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्लीप, I sleep, you sleep, we don't need an object for these verbs. इन verbs के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, that's why these are called intransitive verbs. Then types according to use, इस्तेमाल के हवाले से कितनी फेल की शक्लें हो सकती हैं, टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब, जो verbs हैं जो हम याद भी करते हैं, eat, ate, eaten, go, went, gone, these are called main verbs. Then ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, जो हमें एक टाइम से दूसरे टाइम की तरफ या एक काम की नौयत दूसरे काम की नौयत में तब्दील करने के लिए जिन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है और वो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, जैसे इज़, एम, आर, विल, शेल वगैरह वगैरह। तो दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। देन कम्स मॉडल वर्ब्स, ये मॉडल के स्पेलिंग ठीक कर लें, MODAL होता है। मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जिनके अंदर मॉडलिटी, जिनमें पॉसिबिलिटी, कंडीशन, कंपल्शन, इसी तरह से अनसर्टेनिटी और रिक्वेस्ट, इस तरह की सिचुएशन पैदा करने के लिए हम मेन वर्ब के साथ ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। तो दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। देन कॉजिटिव वर्ब्स, कॉजिटिव वो होते हैं, एक तो होता है कि मैं काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं खाना खिलाता हूँ, एक है मैं किताब पढ़ता हूँ, एक अगर कहा जाए कि मैं किताब पढ़ाता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है। तो दूसरी शक्ल जो किसी से काम करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे फेल के लिए, उनके लिए हम कॉजिटिव वर्ब्स यूज़ करते हैं, और दीज आर वेरी लिमिटेड इन नंबर, मेक, हैव, कॉज, गेट, हेल्प, तो ये बहुत थोड़े होते हैं। इनको साथ लगा के हम एक काम करने की बजाय करवाने के मानी पैदा करते हैं। बट अभी इतना ही काफ़ी है इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, and if you like this video please subscribe this channel and share with your friends and fellow. Thank you so much. जी अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में खास तौर पर एक क्वेश्चन होता है फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने। इसके अलावा भी जब आपने टेंसेस सीखने होते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है वो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद रखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप सुन लेंगे तो आपको कभी भी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। स्टूडेंट्स, जितने भी इंडेफिनिट टेंसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उन सब में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ईट,
एट, ईटिंग या ईटन होती है ना, तो हम इसमें कौन सी यूज करेंगे? ईट। ठीक है, जितने भी इंडेफिनेट, हाँ इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें सिंपल में थोड़ा सा चेंजिंग होती है कि एस एस लगाना होता है, और इसी तरह जब वो पास्ट में होता है इंडेफिनेट तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है कि हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। अदरवाइज जब उनको भी हम नेगेटिव या क्वेश्चन करते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म ही हो जाती है। ठीक है, तो पता चला कि इंडेफिनेट तीनों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस टेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, सब के अंदर फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, जिसको आप इंग फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म कहते थे ना, ईट, एट, ईटिंग कंटिन्यूस है, सब के अंदर फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, जिसको आप इंग फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म कहते थे ना, ईट, एट, ईटिंग वाली। ठीक है, ईट, एट, ईटिंग, और लास्ट में होती थी ईटिंग, वो वाली फॉर्म फोर्थ फॉर्म उसको कहते हैं। कंटिन्यूस के सब टेंसेस में आपने वो यूज करनी है। उसके बाद आ जाते हैं परफेक्ट टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब के अंदर हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ईट, एट, इटन, जो इटन फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो हम यूज करते हैं सब के सब परफेक्ट टेंसेस में। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। उसके बाद लास्ट पर आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। इनमें सब के अंदर चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, सब के अंदर हम फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई। अगर भी क्वेश्चन को फॉर्म ऑफ वर्ब के रिलेटेड तो उसमें पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश टेंसेस जो प्रेजेंट के हैं वो 4 सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। ये वाला जो टेंस है ये आमतौर पर जनरल जो थिंग्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं या रूटीन्स होती हैं या आदतें होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ाना सेब खाता हूँ। ठीक है, इसमें आई, वी, दे, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे आई टीच इंग्लिश, और ही, शी, इट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS यूज़ करते हैं, जैसे ही टीचेस इंग्लिश। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया। SEIS लगाते हैं ही, शी, इट के साथ। जी, एग्जाम्पल के तौर पर आई टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश। इसी तरह ही टीचेस इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश एंड इट टीचेस इंग्लिश। अच्छा, उसके बाद इसमें SEIS कहाँ कहाँ लगाना है? आम फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ सबके साथ हमने S लगाना होता है, जैसे वर्क है, वर्क्स होगा, और प्ले के साथ प्लेज होगा। इसी तरह लेकिन अगर CH हो, SH हो, Z हो या S हो तो हम उसके साथ ES लगाते हैं। ठीक है, पहले तो ये कंफर्म करना है कि SEIS लगाना है कि नहीं, उसके बाद ये लगाना है कि S लगाना है कि ES लगाना है। अच्छा, उसके बाद अगर फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पर Y हो तो हम उसको चेंज कर देते हैं IES से, जस्ट सिंपल ES नहीं लगाते। नेगेटिव करना हो तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग के बाद नॉट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई डू नॉट टीच इंग्लिश। इसी तरह ही, शी, इट के साथ हम डज यूज करते हैं, जैसे ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स को पढ़ के देखें। आई डोंट टीच इंग्लिश, ही डजंट टीच इंग्लिश। ठीक है, इनके अलावा आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर। वीडियो को स्टॉप करके आप इनके अलावा एग्जांपल्स बना के बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, नेगेटिव है। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन करना हो तो हम आपको मैंने बताया हुआ है कि हेल्प मी को स्टार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे डू आई टीच इंग्लिश। ठीक है, डज ही टीच इंग्लिश। ठीक है, अब चलते हैं जी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, मैंने बताया था शुरू में ये आदतों, रूटीन्स के लिए इस्तेमाल होता है, और जनरल जो ट्रुथ्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आई टीच एवरी मंडे। ठीक है, मैं हर मंडे को पढ़ाता हूँ, तो ये रूटीन है। ठीक है, आदत है। अच्छा, उसके अलावा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जनरल एक ट्रुथ है। ठीक है, जिसमें सूरज मशरक से तुलू होता है। इनके अलावा आप और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट था सिंगुलर, इसलिए SEIS लगाया हमने, सन के साथ राइजेस लिखा। ठीक है, इसी तरह आई लाइक फुटबॉल या ही लाइक्स फुटबॉल। ठीक है, आई लाइक है और ही लाइक्स है, क्यों? ही के साथ SEIS लगाते हैं। इस वीडियो को रोक के तो आप इस जो कोटेशन है इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी कई इस्तेमाल हो सकते हैं प्रेजेंट सिंपल के। ठीक है, चलें जी, उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये जी जब आपने किसी जारी काम को बताना हो, लिखना हो, बोलना हो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। इसमें वर्ब के साथ हम ING लगाते हैं। ठीक है, बी लगा दें या ING लगा दें, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। ठीक है, इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, इंग फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आई के साथ हमने एम यूज करना है, जैसे आई एम टीचिंग, और यू, वी, दे के साथ हमने
आर यूज करना होता है, जैसे यू आर टीचिंग। इसी तरह ही शी इट के साथ हमने इज यूज करना है, जैसे ही इज टीचिंग। ठीक है, इनको याद कर लें। आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर, और ही शी इट के साथ इज यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो सिंपल था। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। हेल्प वर्ब के बाद नॉट यूज करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ है, जैसे आई एम नॉट टीचिंग। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब क्वेश्चन बनाने की तरफ चलते हैं। आपको बताया है मैंने कि हेल्प वर्ब को शुरू में ले आए तो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे एम आई टीचिंग, आर यू टीचिंग, इज ही टीचिंग। ठीक हो गया। अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये अब देखते हैं, इसका यूसेज क्या है। असल प्रैक्टिकल लाइफ में यूसेज ही करना होता है ना हमने, स्पोकन में या रिटन में। अच्छा जी, जब आपने किसी काम को जारी बताना हो तब यूज करते हैं, जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब आपने काम को जिस टाइम आप बोल रहे हैं उस टाइम बताना हो तो भी लिखते हैं या बोलते हैं इसको आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। बहरहाल ये दोनों इसके यूज हैं। टाइम, अब मौजूदा टाइम के लिए कोई काम बताना हो तब भी ये यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा आपको और भी कोई एग्जांपल्स आपके ज़हन में हैं वो भी बोल सकते हैं। ये इसके मजीद यूसेज हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ठीक है, फेल हाल मुकम्मल है, काम मुकम्मल हो जाता है इसमें आई वही दे यू के साथ हम हैव यूज करेंगे। अच्छा, और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हम थर्ड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुकम्मल काम है ना। और ही शी इट के साथ हम हैज यूज करेंगे। पहले हेल्प वर्ब के डिवीजन देख लें, फिर उसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इनके साथ। अपने रजिस्टर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट भी कर लें। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इनके साथ हम ईडी यूज करेंगे। ठीक है, हमने थर्ड फॉर्म बनानी हो तो हम मोस्टली ईडी यूज करते हैं, जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल टुडे। ठीक है, ही हैज प्लेड स्नोकर टुडे। अच्छा जी, इसके अलावा ये तो सिंपल सेंटेंस हो गए। ठीक है, आई हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, शी हैज प्लेड। ठीक है, अच्छा जी, ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब तो वो होते हैं ना जिनके लास्ट पर हम ईडी लगा दें तो सेकंड या थर्ड फॉर्म बने। लेकिन वो फॉर्म ऑफ वर्ब जिनके ईडी नहीं लगाते और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जैसे गो से गॉन बनता है, बी से बीन, राइट से रिटन। ठीक है जी, ये जो फॉर्म्स होती हैं इनको इरेगुलर फॉर्म कहते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टॉप करके, ये मजीद यूसेज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वीडियो को स्टॉप करके आप इनको देखिए। अच्छा जी, ये सिंपल था प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल, आई हैव प्लेड या ही हैज प्लेड एटसेट्रा। इस तरह आप इन सब के अलावा और भी कई सेंटेंसेस यूज करके इनके सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका क्या है? ठीक है, जैसे जिनके लास्ट पर फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पर वाई हो, आपने आई ई डी बना देना है उनको। ठीक है, जैसे क्राई से क्राइड और ट्राई से ट्राइड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, और अगर इस तरह हो कि पहले कॉन्सोनेंट हो फिर वाउल हो और फिर कॉन्सोनेंट हो, जैसे शॉप है वर्ड, तो उनके लास्ट पर हम डबल कर देते हैं लेटर को, जैसे शॉप से शॉप्ड कर दिया, शिप से शिप्ड कर दिया। ठीक है, आपको समझ आ गई। लास्ट पर अगर 3 लेटर्स हैं, आखिरी और पहला जो है कॉन्सोनेंट हो, दरमियान में वाउल हो, लास्ट पर जो कॉन्सोनेंट साउंड होगी हम उसको डबल करके ईडी लगाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया था सिंपल। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारे फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हैव या हैज के बाद नॉट यूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव नॉट प्लेड या यू हैव नॉट प्लेड। और क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम हेल्प वर्ब को शुरू में लगा देते हैं, और हेल्प वर्ब क्या है, हैज या हैव जी। अच्छा, इसमें फॉर्म वही थर्ड ही रहेगी। ठीक है, जैसे हैव आई प्लेड फुटबॉल टुडे, हैज शी प्लेड फुटबॉल टुडे। ठीक है, अच्छा, इसमें यूसेज जो है ना और भी इसके हो सकते हैं, टू रिलेट समथिंग इन द पास्ट टू द प्रेजेंट, यानी पास्ट का कोई काम है उसको प्रेजेंट में लगाने के लिए भी हम बात करते इसको यूज कर लेते हैं। या इंडेफिनिट पास्ट एक्शंस होते हैं, हम उनको भी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर लेते हैं, जैसे आई हैव बीन टू इटली ट्वाइस। ठीक है, मैं इटली में था 2 दफा। या फिर अनफिनिश्ड पास्ट एक्शंस होते हैं जो माजी में नामुकम्मल काम होते हैं, हम उनको भी प्रेजेंट परफेक्ट में कर लेते हैं, जैसे आई हैव लिव्ड हियर बिफोर 3 years। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 साल पहले रह चुका हूँ। ठीक है, तो ये पास्ट का ही होता है। ठीक है, उसके बाद पास्ट एक्शंस विल विद प्रेजेंट रिजल्ट। ठीक है, जो पास्ट के एक्शंस है लेकिन प्रेजेंट में उसका कोई रिजल्ट है तो हम उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज। अच्छा, ये मजीद उसके कुछ यूजेस हैं, इनको भी आप देखें वीडियो को स्टॉप करके। ठीक, ये कुछ रूल्स हैं, आप देख लें इनको। अच्छा, अब तीनों जो टेंसेस हमने यूज किए हैं, सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, इनका हम ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या सीखा था, आई प्ले फुटबॉल एवरी वीक। ठीक है, इसमें फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते थे। ठीक है, और इनको नेगेटिव करने के लिए हम डू नॉट यूज करते थे। ठीक है, आई डोंट प्ले या वी डोंट प्ले। इसी तरह हमने अगर ही शी इट हमारा सब्जेक्ट होता था तो हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SEIS लाते थे। ठीक है, उसमें ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल।
ठीक है, इस तरह करके। और उनका नेगेटिव भी इसी तरह करते थे हम, डू या डज नॉट यूज करते थे। और क्वेश्चन करने के लिए हम डू या डज को फिक्रे के शुरू में ले आते थे। आपको याद है ना, इसको रिवाइज कर लें, वीडियो को बैक करके भी देख लें और नोटबुक के ऊपर भी लिखते जाएं, ठीक है, इन चीज़ों को। जैसे आई डोंट प्ले, शी डजंट प्ले, ठीक है, डज ही प्ले या डू आई प्ले। ये तो होगा प्रेजेंट सिंपल। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के ओवरव्यू की तरफ, ठीक है। उसमें हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करते हैं, जैसे प्लेइंग है, फॉर एग्जांपल आई एम प्लेइंग फुटबॉल ऑल द मोमेंट, ठीक है, या एट द मोमेंट। अच्छा, इसमें भी इसी तरह ही था, ही शी इट के साथ हम इज यूज करते थे, और आई के साथ हम एम यूज करते थे, और दे यू वी के साथ हम आर यूज करते थे, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स मजीद जो है वो आप देख। अच्छा, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। हमने ये देखा था, इसमें थर्ड फॉर्म हम यूज करते थे, ठीक है, और हैज हैव यूज करते थे, ठीक है। आई वी दे यू के साथ हम हैव यूज करते थे, और ही शी इट के साथ हम हैज यूज करते थे। और फॉर्म कौन सी? थर्ड फॉर्म यूज करते थे, ईडी फॉर्म, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आप और भी देख लें, आई हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, शी हैज प्लेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था। कुछ रेगुलर होते हैं जिनके ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनती है, और कुछ इरेगुलर होते हैं जिनके वैसे ही बनती हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अच्छा जी, इन तीनों के अलावा चौथा टेंस भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हैव बीन या हैज बीन यूज करते हैं, सेम परफेक्ट वाला ही है। आई वी दे यू के साथ हैव बीन यूज करेंगे, और ही शी इट के साथ हैज बीन यूज करेंगे। और इसमें फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, इंग फॉर्म जिसको कहते हैं। और इसमें काम जो है ना किसी मुद्दत से हो रहा होता है प्रेजेंट में, तो उसको जिक्र करते हैं। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, या मैं 10 साल से फुटबॉल खेल रहा हूँ। इस तरह शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 ईयर्स, इस तरह बाकी भी। अच्छा जी, ये चारों टेंसेस प्रेजेंट के हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। जॉब टेस्ट हूँ या क्लास टेस्ट हूँ, यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स की क्लासेस हूँ, उनमें इंग्लिश अगर जहाँ पर है इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश सब्जेक्ट, वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव के सवाल ज़रूर आते हैं। चाहे वो बराह रास्त सिर्फ एक्टिव पैसिव के पूछ लिए जाएँ, या फिर जनरल इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं। इंटरमीडिएट में करेक्शन का सवाल होता है, उसमें है 9th क्लास में एक्टिव पैसिव के हैं, और इसके अलावा बैचलर्स में है करेक्शन के, उनमें एक्टिव पैसिव। इसी तरह से जो भी जॉब टेस्ट आती है उनमें जहाँ जहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर एक्टिव पैसिव, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हीं में से सवाल होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिव पैसिव है, और मेरी कोशिश होगी कि इसी एक लेक्चर में आपको इस तरह से एक्टिव पैसिव सिखा दिया जाए कि पूरी जिंदगी आपको भूले ना, या आपको जब जब दोहराई की जरूरत हो आप इसी वीडियो को देख लें तो आपकी सारी दोहराई हो जाए। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और मैं आपको समझाता हूँ। तो हम व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ओनली इन वन लेक्चर, इसी एक लेक्चर में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को सीखेंगे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस देख लें। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें काम फाइल खुद कर रहा हो, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब खुद परफॉर्म कर रहा हो, वर्ब जो है वो फाइल खुद कर रहा हो। पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें मफूल जो है उसके जरिए काम हो रहा है, ठीक है, काम तो हो रहा है लेकिन फेल जो है वो उसकी निस्बत मफूल की तरफ है। इसमें फेल की निस्बत फाइल की तरफ है, इसमें फेल की निस्बत मफूल की तरफ है। जैसे खरबूजा छुरी खरबूजे को काटे तो ये एक्टिव वॉइस है, और अगर खरबूजा छुरी पर गिर जाए तो ये पैसिव वॉइस है। उर्दू में मिसाल दे दी मैंने आपको, इंग्लिश में मिसाल देखते हैं। इंग्लिश में मिसाल देखें, शी इज मीटिंग विद मी, वो मुझसे मिल रही है। और पैसिव वॉइस क्या है? आई एम बीइंग मेट बाय हर, उससे मुझे मिला जा रहा है, ठीक है, वो मुझसे मिल रही है एक, और दूसरा यह है उससे मुझे मिला जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है। दूसरी मिसाल देखें, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, पैसिव वॉइस है। फूड इज ईटन बाय हिम, खाना उससे खाया जा रहा है। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ छोटी दो मिसालें दी हैं, अभी हम देखते हैं इनमें चेंजेस क्या हुई। अब देखें, पहले में शी था और शी जो है वो एंड पर चला गया है, दूसरे सेंटेंस में वो जाकर हर बन गया है। इससे अगला देखें, इज जो है वो इज एम आर ही है, यानी इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बाकी है। उसके बाद देखें उसके साथ बीइंग लग गया। आगे देखें, मीटिंग ING फॉर्म लिखी हुई है, लेकिन पैसिव वॉइस में देखें थर्ड फॉर्म बन चुकी है। विद मी है ऊपर, नीचे बाय आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 4-5 चेंजेस हैं सिर्फ। पहली चेंज, जो सब्जेक्ट था शी, वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। दूसरी चेंज, जो वर्ब था उसमें चेंज हुई है, नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन दूसरी चेंज वर्ब की थी, टेंस की, सॉरी ये टेंस है। तीसरी चेंज वर्ब की है। अब देखें कि मीटिंग जो है लफ्ज़ ये मेट बन चुका है। चौथी चेंज बाय लग गया, ठीक है, पहले बाय नहीं था, यहाँ पर बाय आ गया। पांचवी चेंज, जो ये ऑब्जेक्ट था ये देखें सब्जेक्ट बन चुका है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कुछ चेंजेस हैं। अगर आप उन चेंजेस को समझ लें, ये मैक्सिमम 5 चेंजेस हैं, अगर आप इनको समझ लें तो आप आसानी से हर सेंटेंस को 12 के 12 टेंसेस में जितने भी एक्टिव टू पैसिव हो सकते हैं हम उन सबको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरी मिसाल को देखें। अगर दूसरी मिसाल को देखें तो ही ईट्स फूड, पैसिव वॉइस में क्या चेंज हुई? फूड इज ईटन बाय हिम। इसमें भी देखें वही तब्दीलियां हैं। ही सब्जेक्ट जो है ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, और जो ऑब्जेक्ट था वो किधर चला गया? वही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। 2 तब्दीलियां हो गई। ये ईट्स है फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नीचे ये इज लग गया जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है। तो टेंस चेंज हो गया। कैसे हुआ वो बताता हूं। फॉर्म ऑफ वर्ब देखें, ये ईट्स थी, फर्स्ट फॉर्म ईट्स, और उसकी थर्ड फॉर्म लग गई ईटन। आपने देखा ऊपर भी थर्ड फॉर्म थी, नीचे भी थर्ड फॉर्म है। आपको एक अंदाजा हो गया हर सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव जो भी होगा उसमें 2 चीजें तो कंफर्म हो गई हैं। एक चीज जो थर्ड फॉर्म है वो लगेगी हर टेंस में, हर सेंटेंस में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी। एक बात तो ये कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने देखा हर सेंटेंस में बाय लगा हुआ है। इसका मतलब ये 2 चीजें तो परमानेंट हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय, ये तो
हर सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव जब करते हैं तो ये फिक्स है, परमानेंट हो गया। बहरहाल ये मिसालें हमने कुछ देख ली। अब हमने रूल्स की तरफ जाना है, जो तब्दीलियां करनी है उनकी तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। हमने देखा ये 2 सेंटेंसेस में हमने 5 चेंजेस देखी। पहली चेंज, ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, हमने देख लिया ना। शी जो थी, यहाँ देखें शी जो है वो एंड पर चली गई, ही एंड पर चला गया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी टेंसेस चेंज हुए। देखें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी ईट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और आगे देखें कौन सा हेल्प वर्ब लग गया, कंटीन्यूअस वाला। इसका मतलब हेल्प वर्ब भी चेंज हो गया, टेंस भी चेंज हो गया। उसके बाद देखें वर्ब हमने फिक्स कर लिया था, तीसरा है, इसमें याद करने वाली जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म ही लगेगा सबके साथ। अच्छा, उसके बाद देखें एडिशन ऑफ बाय, ये भी हमने देख लिया, हर सेंटेंस में बाय लगा होगा। पांचवी चीज क्या चेंज है कि जो ऑब्जेक्ट था जो लास्ट पे लिखा होता है वो पैसिव वॉइस के शुरू में आ जाएगा। अब देखें कि ये जो मी था आगे पैसिव वॉइस में शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बन के मी आई बन गया। उसके बाद ये फूड था, फूड शुरू में आ गया, देख लें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा। 2 चेंजेस तो ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये 2 चेंजेस दूसरी है, वर्ब जो है थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, हमने फिक्स कर लिया हुआ थर्ड फॉर्म लगेगी। और चौथी चीज चेंज क्या है, बाय लगेगा। बस एक मसला है टेंसेस का, वो आपने याद करना है, उसी के लिए असल में मसला है, रौला है एक्टिव पैसिव क्यों नहीं आती, क्योंकि वो टेंसेस नहीं आ रहे होते लोगों को। बहरहाल अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और उसको हल करने की कोशिश समझते हैं। तो कौन सी 5 चेंजेस हो गई हैं? पहली, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरी, टेंसेस चेंज करने हैं। तीसरी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। चौथी, बाय का इजाफा करना है। पांचवी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। अब वन बाय वन इनको देखते हैं। पहली चेंज, अब देखें पहली चेंज करने से पहले आपको ये देखना होगा कि प्रोनाउंस जो हैं उनकी हालतें कौन सी होती हैं, ठीक है। ये प्रोनाउन का टेबल है, चार्ट, इसमें देखें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर है, वाहिद, ठीक है। और नीचे देखें ये सेकंड पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन है, और थर्ड पर्सन, ये प्लूरल है, ठीक है। ये वाहिद है, ये जमा है। आई, मी, माई, he, him, his, her, she, her, it, its, you, your, you, we, us, our, they, them, their। ये आपने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में ये 4 से याद किए होंगे। तो हमें जो चाहिए, हमें 2 चाहिए। एक तो ये ऑब्जेक्टिव केस चाहिए और दूसरा सब्जेक्टिव केस चाहिए। यानी सब्जेक्ट की जगह पर अगर आपने इस्तेमाल करना है तो ये वाली प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर तो ये वाली। दूसरे लफ्जों में अगर ये वाली प्रोनाउन लिखी हुई है ऑब्जेक्ट वाली जगह पर, अगर हमने उसको सब्जेक्ट बनाना है, शुरू में लेकर आना है, तो हम उसको इस शक्ल में लेकर आएंगे। ये नहीं करेंगे कि एंड से जब हम इसको शुरू में लेकर आएंगे तो किसी की शक्ल यही उठा के ले आएंगे, नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ, ये इट और यू देखें, ये 2 वैसे ही रहेंगे, है ना। इट सब्जेक्ट में भी वही है और ऑब्जेक्ट में भी वही है। बहरहाल एक चीज आपको समझ आ जाए कि ये जो प्रोनाउंस हैं जब हमने इनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की सूरत में लेकर आना है तो उनकी हालत बदल देनी है, ठीक है। हमारे पास 2 ही बचते हैं प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बहरहाल इनको एक दफा मिस कर दें, साइड पर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वापस चलते हैं। आई किस में चेंज होगा? मी में। और मी किस में चेंज होगा? आई में। ही किस में चेंज होगा? हिम में। हिम किस में चेंज होगा? ही में। शी हर में चेंज होगी और हर शी में चेंज। इट दोनों तरफ सेम ही रहेगा, चाहे ऑब्जेक्ट में यूज करें सब्जेक्ट में। यू दोनों तरफ सेम रहेगा, चाहे सब्जेक्ट में यूज करें ऑब्जेक्ट में, यानी शुरू में यूज हो या एंड पर, यानी शुरू से एंड पर लेकर जाएंगे, एंड से शुरू में सेम ही रहेगा। वी को शुरू में यूज करेंगे तो वी लगेगा, अगर उसको एंड पर ले जाएंगे तो वो अस बन जाएगा। और अस अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है एक्टिव में तो उसको पैसिव में लेकर जाएंगे तो वो वी बन जाएगा। देम सॉरी दे है, दे को देम बना देंगे और देम को दे बना देंगे। हु लिखा हुआ है तो हु को हुम बना देंगे, और अगर किसी सेंटेंस में होम लिखा हुआ है तो उसको हु बना देंगे। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई। ये टेबल आपने नोट कर लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि अगर आप इसकी तस्वीर लेना चाहें तो ले सकते हैं, या इसको रोक कर इसको यहीं से याद कर लें। दूसरी इसके आगे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में देखें, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। देखें आप, आई जो है वो एंड पर चला गया और जो फुटबॉल है वो शुरू में आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही इज बाइंग अ स्पोर्ट्स बाइक, तो हिम जो है वो एंड पर चला गया, यानी ही हिम बन गया, स्पोर्ट्स बाइक शुरू में आ गई जो एंड पर थी, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो गई। शी टुक हिज बाइक, बाइक की, तो बाइक की जो है वो शुरू में आ गई, हिज बाइक की, ठीक है। ये सब्जेक्ट बन गया और शी जो है वो लास्ट पर चला गया। 2 चेंजेस आपको समझ आ गई इसमें। आगे देखें दूसरी चेंज, हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस और कंटीन्यूअस का सेम, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस के 2 रूल्स हैं, सिर्फ 2 रूल्स हैं अगर आप देखें गौर से, कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा एक्टिव से जब पैसिव बनाना है तो हमेशा अगले टेंस का आपने यूज करना है। मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें उसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग एक्टिव से पैसिव बनाना है तो उसमें पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग लगेगा? पैसिव का। बहरहाल इस चीज को देखने से पहले आप टेंसेस के नाम देखें। 12 टेंसेस हैं टोटल, देखें प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। किन के एक्टिव टू पैसिव होंगे वो मैं बाद में बताता हूं। बहरहाल ये चीज देखें कि ये टेंसेस के नेम है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये तो टेंसेस के नेम्स है 12 के 12। आगे देखें, इनमें से जो 8 हैं उनके हमने पैसिव वॉइस बनाने हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, उसका प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटीन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, इनके बनाने हैं। आगे फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर के कंटीन्यूअस का नहीं बनाना, और फ्यूचर का परफेक्ट। टोटल देखें ये 8 हो गए, और परफेक्ट कंटीन्यूअस देखें कोई भी नहीं है, ठीक है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई भी नहीं है, इसका मतलब टोटल 8 टेंसेस को हमने एक्टिव टू पैसिव करना है, यानी 8 हेल्पिंग वर्ब्स को हम चेंज कर सकते हैं। और दोबारा वापस आते हैं, उसमें देखें जो भी टेंस होगा उससे नेक्स्ट टेंस का आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर कंटीन्यूअस टेंसेस हो तो फिर क्या करना है? यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है। फ्यूचर कंटीन्यूअस तो वैसे होता ही नहीं, वो तो निकाल देना इसमें से। तो फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट कंटीन्यूअस कैसे होंगे? उनमें हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, लेकिन साथ हम बीइंग का इजाफा कर देंगे। बाकी चेंजेस हम पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, वो अलग रखें। फिलहाल जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके अंदर 2 चेंजेस हैं। एक तो ये है कि नेक्स्ट टेंस का हेल्पिंग यूज करेंगे। आप देखें इंडेफिनिट के 3 और परफेक्ट के 3, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 तो ये फिक्स हो गया ना, इनसे नेक्स्ट का हेल्पिंग लग गया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये भी 3 फिक्स है, इनका भी नेक्स्ट का हेल्पिंग लगेगा। तो ये टोटल 6 हो गई, ठीक है जी।
टोटल 6 ये हो गए, और कंटिन्यूस के 2 हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। इनका हेड वर्ब सेम रहेगा, लेकिन उसके साथ बीइंग का इजाफा करेंगे। इसका मतलब टोटल 8 टेंसेस हम चेंज कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, टेंसेस जो है टोटल 12 हैं, उनमें से ये वाले 8 हमने एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने हैं। वन बाय वन मैं दिखा देता हूं, करके एक्सप्लेन भी कर देता हूं। इंडेफिनिट टेंसेस को देखें तो वो किनमें चेंज होंगे? कंटिन्यूस टेंसेस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये 3 के 3 कंटिन्यूस टेंसेस में होंगे। इंडेफिनिट 3 है ना, सिंपल या इंडेफिनिट, वो तीनों के तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जो कंटिन्यूस टेंसेस हैं वो सेम ही रहेंगे। और कंटिन्यूस कितने टेंसेस हमने करने हैं? वैसे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस 3 है, लेकिन हमने 2 करने हैं, और वो कंटिन्यूस टेंसेस कंटिन्यूस ही रहेंगे, लेकिन साथ हम सिर्फ बीइंग का इजाफा कर देंगे। ठीक है, हमने अभी देख लिया है। टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5। अच्छा, उसके बाद परफेक्ट टेंसेस, ये कितने हैं? 3। परफेक्ट टेंसेस किसमें चेंज होंगे? आगे परफेक्ट के बाद क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हो जाएंगे। अब देखें 6 जो है वो नेक्स्ट टेंस का हेल्प वर्ब या टेंस यूज करेंगे। हेल्प वर्ब मींस टेंस। नेक्स्ट 6 जो टेंसेस को एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट का लगेगा, और जो 2 कंटिन्यूस के हैं सिर्फ उनको हम सेम रहने देंगे, लेकिन बीइंग का इजाफा करेंगे उनके साथ। अब देखें, मिसाल के तौर पर 12 टेंसेस हैं, तो उनका स्केच देखें या एग्जांपल्स देख लें। 12 टेंसेस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई प्ले बास्केटबॉल एवरी डे, एवरी वीक। ठीक है, ये स्केच है। आपको एक्टिव टू पैसिव आने से पहले टेंसेस आने चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट टेंस का लगा सकें। आपके पास मौजूदा टेंस जो भी एक्टिव वाला होगा वो तो दिया होगा ना, लेकिन अगले वाला क्या है वो भी तो आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने 12 टेंसेस यहाँ पर लिख दिए हैं स्केच के साथ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई एम प्लेइंग बास्केटबॉल नाउ। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई हैव जस्ट प्लेड बास्केटबॉल। ये आप इस चार्ट को रोककर टेंसेस को रिवाइज कर सकते हैं। आप डेफिनेटली एक्टिव पैसिव करने से पहले आपको टेंसेस रिवाइज करने चाहिए और आने भी चाहिए। यहाँ पर 6 मैंने लिख दिए हैं और आगे 6 ये वाले हैं। ठीक है, इन सारे टेंसेस का ये स्केच आपको आना चाहिए। एग्जांपल चाहे ना, लेकिन स्केच आए कि किस टेंस का कौन सा हेल्प वर्ब लगता है। देखें, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर एग्जांपल, ये सिंपल है, एक्टिव आ गया हमारे पास, तो हमने जब इसको पैसिव बनाना है तो हमने ये स्केच यूज करना है। तो डेफिनेटली ये स्केच आता होगा तो ही हम कर सकेंगे ना पैसिव वाइज। तो आगे चलते हैं। ये 12 के 12 टेंसेस हैं, इनको रोक के आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अच्छा, अब मिसालें देखें जी। प्रेजेंट सिंपल है, आई प्ले फुटबॉल, तो इसका आगे पैसिव वॉइस कैसा होगा? फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। देखें, ये इंडेफिनिट था और ये कंटीन्यूअस बन चुका है हेल्प वर्ब। हम फिलहाल हेल्प वर्ब को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नीचे स्केच देखें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाया तो क्या बन गया? शुरू में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? इज ये ऑब्जेक्ट वाली चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी फिलहाल हम हेल्प वर्ब को फोकस कर रहे हैं। आगे देखें, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल है, हमने प्रेजेंट कर लिया। पास्ट इंडेफिनिट ये देखें, शी टुक हिज बाइक की। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनेगा? अच्छा, ये चार्ट बनाते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये प्रेजेंट सिंपल है, सॉरी पास्ट सिंपल है, और ये वाला फ्यूचर है, सॉरी पास्ट। अच्छा, चार्ट बनाते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल ये वाली है और पास्ट इंडेफिनिट की ये वाली एग्जांपल है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये ऊपर नीचे हो गया है। तो जब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट सिंपल, तो ये वाली एग्जांपल थी पास्ट इंडेफिनिट की। देखें, शी टुक हिज बाइक की, तो आप देखेंगे नेक्स्ट देखें, हिज बाइक की वाज टेकन बाय हर। तो नीचे स्केच देखें, इसका सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म लगी है ना, सेकंड फॉर्म। तो आगे देखें, उसके साथ क्या लगा दिया उन्होंने? वाज वर्ड। पास्ट इंडेफिनिट से आगे पास्ट कंटीन्यूअस होता है ना, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? वाज वर्ड। आप देखें कि नेक्स्ट टेंस का हेल्प वर्ब उन्होंने यूज कर दिया है। इसके अलावा देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाली का फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल राइट अ बुक। और आप आगे देखें, अ बुक विल बी रिटन बाय हिम, तो विल बी किसका हेल्प वर्ब है? पास्ट कंटीन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपने फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्प वर्ब यूज करना है, जो कि विल बी है। ये नीचे स्केच दिया हुआ है, देख लें, ये नीचे दिया हुआ है, इधर था शैल विल, और आगे देखें विल बी शैल बी, ये पैसिव वॉइस का है। टेंसेस पीछे आपने याद किए हुए हैं, ये देखें यहाँ पर आपने टेंसेस याद किए थे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या हेल्प वर्ब है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब, और कंटीन्यूअस का क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस इंग फॉर्म, यानी वर्ब की इंग फॉर्म लिखनी। तो कंटीन्यूअस में जब हमने कन्वर्ट करना है हेल्प वर्ब, तो विल बी लगाएंगे। टेंसेस आपने डेफिनेटली उनको रिवाइज कर लेना, उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव की समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद तीसरी चेंज क्या है? चेंज क्या है? वो पहले इसको चेंज तो नहीं कह सकते। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल टेंसेस एंड ऑल सेंटेंसेस, हर जगह पर थर्ड फॉर्म आपने लगानी है। इस ये रूल सबसे आसान है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थोड़ी सी आप याद कर लें, जैसे बी वाज बीन है, बीट बीट बिटन है, बिकम बिकेम बिकम है, बिगन बिगिन है, बिगिन बिगन है, कम केम कम, कॉस कॉस कॉस, कट कट कट, डिड डग डग, डू डिड डन, मेक मेड मेड। ये आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आनी चाहिए, आप कर लें। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और ये थर्ड फॉर्म, इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप याद कर लें। मैट्रिक की क्लास की बुक से भी याद कर सकते हैं, इंटरमीडिएट क्लास बुक से भी याद कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी है, तो आपको थर्ड फॉर्म हर वर्ब की आनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद ये तो एग्जांपल देख लें, आई प्ले फुटबॉल, प्ले है फर्स्ट फॉर्म, ये आप इधर देखिए ना देखिए वो अलग बात है, लेकिन प्ले लगा हुआ, प्ले की थर्ड फॉर्म कौन सी है? प्लेड। बाइंग, बाइंग की थर्ड फॉर्म क्या है? बॉट। टुक, ये जो भी है इसको छोड़ दें, लेकिन टुक इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? टेकन। ड्रिवन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रिवन। सिंगिंग, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? संग। ठीक है, सिंग की थर्ड फॉर्म संग है, ये कितना लिखा गया, ये गलत है। संग, SUNG संग होता है। असल में चार्ट से गूगल से लिए गए हैं, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद चेंज नंबर 4, एडिशन ऑफ बाय, ये हम बता चुके हैं, ये हर किसी के साथ लगेगा। दो चेंजेस तो हर किसी के साथ है, एक तो थर्ड फॉर्म हमेशा और सबके साथ लगेगी, और दूसरा बाय, ये भी हर किसी के साथ लगेगा। देखें, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो नीचे देखें अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, देखें जी बाय आ गया। इसके अलावा आगे मजीद कुछ एग्जांपल्स देख लें। तो अच्छा, उसके बाद देखें फार्मूला ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। अब
टोटल कितने टेंसेस हमने फिक्स किए थे? पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल, तीसरा सिंपल फ्यूचर, यानी ये तीनों इनडेफिनिट के हैं। इन तीनों को हमने जब कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव, हमने किस में करना है? कंटीन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से आगे कौन सा आता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये लगा हुआ। पास्ट इंडेफिनिट से आगे कौन सा आता है? पास्ट कंटीन्यूअस, ये लगा हुआ, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट से आगे कौन सा आता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसी तरह से उसके बाद दो हमने कंटीन्यूअस के तय किए थे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। तो इनके आगे कौन सा आएगा? कोई भी नहीं। क्यों? हमने कहा था कि कंटीन्यूअस के सेम ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। आप देखें सिर्फ बीइंग का इजाफा किया हुआ है, बाकी सेम ही है सारी चीज, बाकी वर्ब वगैरह या चेंजेस तो अलग है, मैं सिर्फ टेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद देखें प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो परफेक्ट टेंसेस से आगे कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आगे मैंने उनके फार्मूला भी लिख दिए हैं, यानी उनके स्केच भी लिख दिए हैं। तो आपने इनको इनमें तब्दील करना है, ठीक है। और अगर ये लिखा हो तो आपने इनमें तब्दील कर देना, यानी एक्टिव लिखा हो तो पैसिव लिखा हो तो एक्टिव में चेंज कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, काफी ज्यादा दी हुई हैं, आप इनको देख लें। प्रेजेंट सिंपल की क्या एग्जांपल है? आई प्ले फुटबॉल, तो इसका पैसिव क्या होगा? फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। आप देखें गौर से, फुटबॉल शुरू में आ गया है और आई एंड पर चला गया है। फॉर्म ऑफ आप देखें थर्ड लग गई, और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेड लग गया और बाय लग गया। दो चीजें तो फिक्स है और तीन चीजें चेंज हो गई। उसके बाद ही इज बाइंग अ स्पोर्ट्स बाइक, तो स्पोर्ट्स बाइक शुरू में आ गया, हिम लास्ट में चला गया और बाय साथ लग गया, और फॉर्म ऑफ थर्ड लग गई, ठीक है। फॉर्म ऑफ देखें सबके साथ थर्ड लगनी है, तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या है? बॉट। और इस जो है, जो कि ये कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो हमने ये तय किया था कि कंटीन्यूअस जितने भी होंगे वो सेम रहेंगे, लेकिन उनके साथ हमने बीइंग का इजाफा करना है। देखिए तो फिर इस तो लगा ही रहेगा, लेकिन साथ हमने बीइंग का इजाफा कर दिया। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी ये चेंज हो गया, दोबारा फिर मैं बता दूं, ये इसकी एग्जांपल इधर है और इसकी एग्जांपल इधर लिखी हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल ये है। प्रेजेंट परफेक्ट में देखें कि he has driven a car, वो कार चला चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट से आगे क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। अब बाइक शुरू में आ गया, एंड वाला था लफ्ज़ तो शुरू में आ गया, और ही वाला एंड पर चला गया, बाय हिम। उसके बाद ड्राइव, इसकी थर्ड फॉर्म ड्रिवन है, और फॉर्म वैसे भी लिखी हुई है थर्ड फॉर्म। और हेल्प में देखें यहाँ पर हैज ड्रिवन है, हैज लगा हुआ है, आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? नेक्स्ट में क्या लगता है? हैज बीन या हैव बीन। तो यहाँ पर हमने हैज बीन लगा दिया, क्योंकि अब बाइक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमें पता है हैज लगता है। टेंसेस में ये चीजें आपने सीख लेनी है, उसके बाद आपको इनकी समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद पास्ट में देखें, ये पास्ट सिंपल है, सॉरी ये पास्ट सिंपल है, ये इसको चेंज कर दूंगा, ये पास्ट सिंपल है। शी टुक हिज बाइक, शी देखें किधर चला गया? लास्ट में, और हिज बाइक की ये शुरू में आ गया, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो चेंजेस हो गई। उसके बाद टुक जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट जो है, तो टुक की थर्ड फॉर्म क्या? टेकन, ये तीसरी चेंज भी आ गई। बाय ये भी लग गया 4, और हेल्प में देखें ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट से आगे क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? वाज वर्ब, तो यहाँ पर देखें वाज लग गया। सिंपल सी चेंजेस हैं, सॉरी 5 चेंजेस हैं। अगर आप इन 5 चेंजेस को फिंगर टिप्स पे कर लें तो कोई भी आपको टेंस भूलेगा नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ देखें आगे देखते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल है, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस वही रहेगा, सिर्फ बीइंग का इजाफा कर देना है। फॉर्म ऑफ थर्ड लगेगी, बाय लगेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाएगी तरतीब। उसके बाद पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जब तब्दील करेंगे तो हैड बीइंग लगेगा, ठीक है। हैड नॉट है तो हैड नॉट बीइंग लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद भाई थर्ड फॉर्म और जॉन, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। फ्यूचर सिंपल है तो उसमें विल लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या लगता है? विल बी या शैल बी। फॉर्म ऑफ भाई थर्ड लगेगी, बाय लगेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा। उसके बाद ये फ्यूचर परफेक्ट है, एंड सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा लास्ट में देखें, और जो इसका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल विल है, ये परफेक्ट है तो प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट से आगे क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसके अंदर क्या लगता है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो यहाँ पर विल हैव बीन लगेगा। अच्छा, कार्ड ये सेकंड सॉरी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो पैसिव में तो ऑलरेडी हमने फैसला किया हुआ है थर्ड फॉर्म लगानी, तो ये भी फिक्स हो गया। उसके बाद देखिए दोबारा फिर एक चीज देख लें कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमने 5 चेंजेस सीखी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है। फिर ओके, रिवीजन करवा दूं मैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। दो तब्दीलियां हुई। हेल्प में जो है इनके हमने 2 रूल्स पढ़े हैं, यानी टेंसेस के 6 टेंसेस जो हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये 6 तो नेक्स्ट टेंसेस की हेल्प में लेंगे। और जो 2 कंटीन्यूअस के हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, ये सेम रहेंगे लेकिन बीइंग का इजाफा करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हमने देखा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी हर किसी के साथ, और हर किसी के साथ एडिशन ऑफ बाय करेंगे। तो सिंपल है, ये 5 चेंजेस अगर आप देख लें तो आप एक्टिव टू पैसिव आराम से कर सकते हैं।